गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं पिछले वीडियो में आपको एसिड एंड बेस के बारे में जानकारी दिया। एसिड बेस क्या है और फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनमें से आप वाटर के बारे में जानकारी दिया, अध्ययन किया। तो में से आपका वाटर मॉलिक्यूल है क्या, उसका एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या है। बच्चों इसको आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आज केमिस्ट्री की क्लास में आपको हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर या सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदु एवं कठोर जल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कठोर और मृदु है क्या? तो पहला पॉइंट होता है आपका मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर। मृदु जल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। है क्या बच्चों? तो आप तो इसके बारे में जल के बारे में पहले से जानते हैं कि जल है क्या। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो 18 होता है। और यदि इसमें संकरण पूछा जाए तो sp3 संकरण होता है। चलिए ये पानी मृदु जल क्या होता है? जल द्वारा साबुन की विलयन से सरलता से झाग उत्पन्न करता है। जल द्वारा साबुन के विलयन से सरलता से यानी आसानी से क्या होता है? झाग उत्पन्न करता है। उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट वाटर कहते हैं। सॉफ्ट वाटर के अंतर्गत जैसा कि आप जिससे यदि दाल पक जाए, दाल अच्छे से बन जाए, पक जाए, उसे क्या कहते हैं? वो सॉफ्ट वाटर होगा, हमारा सॉफ्ट वाटर होगा। आप प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते समय एक्सपेरिमेंट जब आप किया होगा तो उसमें कभी किसी कारणवश क्या होता है? रिजल्ट नहीं आता है। तो यानी उसमें क्या होगा? निश्चित रूप से वाटर खराब है, यानी वो आपका हार्ड वाटर होगा। तो ये आपका क्या होता है बच्चों? सॉफ्ट वाटर होना चाहिए। उनमें से सॉफ्ट वाटर कैसा होता है? जिसमें दाल पक जाए, यदि आप कपड़ों को भी धुले तो कपड़ा आप अच्छी तरह से साफ हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है बच्चों? मृदु जल होता है। यानी आपको यदि वर्षा का जो जल होता है ये भी क्या होता है बच्चों? मृदु जल होता है। पृथ्वी में आकर क्या होता है? हार्ड वाटर में परिवर्तित हो जाता है। क्यों होता है हार्ड वाटर में परिवर्तन? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मिलते हैं। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो जल द्वारा साबुन की विलयन के साथ सरलता से झाग उत्पन्न किए जाने पर उसे मृदु जल कहते हैं। औष्णिक जल, वर्षा का जल इसके समानांतर है। यानी इसका अगर बात करते हैं इसकी मैं बताया तो आपका वर्षा का जल हो गया। और एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया आसमिक जल। कौन सा? आपवन जो होता है, आपवन के माध्यम से आसमिक जल। ये क्या होता है? आसमिक जल का मतलब क्या हुआ? ये आपका एग्जांपल है बच्चों, लेकिन डिफिनेशन क्या निकल के आ गई? वह जल जो सरलता से आसानी से झाग उत्पन्न करता है उसे हम मृदु जल कहते हैं। जैसे पीने के लिए भी आपको सॉफ्ट वाटर का यूज किया जाता है। प्रयोग करने के लिए आप निश्चित रूप से एक्वा वाटर का उपयोग करते हैं। उसमें से वर्षा का जो जल होगा आपका मुख्य एग्जांपल होगा आपने जल होगा। आपन का मतलब होगा यदि पानी को हम निश्चित रूप से गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद इसमें जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होती है, वे नष्ट हो जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है और बचा हुआ जल हमारा क्या होता है? सॉफ्ट वाटर कहलाता है। दूसरा पॉइंट होता है आपका हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या होगा? कठोर बोलते हैं इसको, कठोर जल। कठोर जल क्या होता है बच्चों? तो वह पदार्थ, वह पानी जिसमें सरलता से झाग उत्पन्न नहीं होता वो क्या कहा जाएगा? कठोर जल कहा जाएगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? लवण मिले होते हैं। जो जल साबुन के विलयन के साथ सरलता से झाग उत्पन्न नहीं करता कठोर जल कहलाता है। डेफिनेशन आपको लिखना लिख सकते हैं। जो जल
सरलता से साबुन के साथ जो जल सरलता में साबुन के साथ झाग जो जल सरलता से साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते कठोर जल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं तो कौन सा जल होगा बच्चों? समुद्री जल, नदी का जल, समुद्री जल। एग्जाम्पल में क्या आएगा? नदी का जल, नदी का जल, समुद्री जल। ठीक है, ये आपका क्या होता है? हार्ड वाटर वाले होते हैं। भूमिगत जल, भूमि के अंदर जो पानी है, भूमिगत जल। ये क्या होते हैं? कठोर जल कहलाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मिले होते हैं। याद रखिए बच्चों, पेपर में पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जल की कठोरता का कारण, केसेस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी इसमें जल की कठोरता का कारण देखना है। क्यों जल कठोर होता है? तो उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट के बारे में अध्ययन करते हैं बच्चों। तो आपको मृदु और कठोर जल के बारे में तो जानकारी हो गई कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है। आप निश्चित रूप से यूज करते हैं तो पता चलता है, पहले भी पता चल जाता है कि उसमें कौन सा पानी है। यदि पानी थोड़ा सा कहना चाहिए कि कड़ा रहता है, हार्ड है वो, तो निश्चित रूप से क्या होगा? हार्ड वाटर होगा। ठीक है, अब आवश्यकता अनुसार मैं कहती हूँ कि जैसे नल का पानी अक्सर क्या होता है? हार्ड वाटर ही जाता है। लेकिन मैं पंप की बात करूंगा, ठीक है, पंप में पानी क्या होता है? बहुत नीचे से निकाला जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो है सॉफ्ट वाटर होता है। कुएं का पानी लगभग कहा जाए कि आपका हार्ड वाटर है, क्योंकि वो भी नदी के जल से मतलब खोद करके ही निकाला गया, बनाया गया है, वहां पे भी हार्ड वाटर है। ठीक है, ये पानी क्या होते हैं बच्चों? हार्ड वाटर। लेकिन बहुत ही गहराई के माध्यम से जो पानी आता है वो क्या होता है? उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। जल, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनाता? पहले आप यह देखिए कि जल की कठोरता का कारण क्या है। क्या होगा? जल की कठोरता का, जल की कठोरता का क्या कारण क्या होता है बच्चों? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जल की कठोरता सिर्फ दो कारणों से होती है। जल की कठोरता में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट एवं बाइकार्बोनेट के कारण होती है। क्या बोला गया है कि कैल्शियम, जल की कठोरता का कारण सिर्फ क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पेपर में कंपटीशन पूछा गया था। जल किस कारण से कठोर होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मिले होते हैं। क्या क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या मिले होते हैं? लवण मिले होते हैं। इसके साथ साथ और भी मिला होता है। कैल्शियम लवण के लवण का मतलब क्या? कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट एवं बाइकार्बोनेट। क्या क्या उन्होंने बताया? सल्फेट भी है, बाइकार्बोनेट भी है, बाइकार्बोनेट कितना? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये तो इनके क्या होते हैं? ये कठोरता का कारण है। इनके सूत्र की बात करता हूं तो देखिए MgCl2 CaCl2, Mg अगर होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम होगा तो CaCl2। ये मान लीजिए इनको सल्फेट से जोड़ते हैं MgFO4 और CaFO4,
कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद क्या होता है, कार्बोनेट की बात करता हूँ, क्या हो जाएगा, देखिए Mg HCO3 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे 6 फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए Mg लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। MgFO4 CaF4, MgF4 होगा तो इसको तो सल्फेट जानते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट हो गया। इसके बाद ये बात करते हैं MgHCl3 और CaHCl3, मतलब क्या हुआ, कैल्शियम बाइकार्ब। इसमें आपका वोल्ट वाइज क्यों होगा वोल्ट वाइज, क्योंकि Pn तो पार्टिकल होता है। क्या हुआ, CaHCl3 का वोल्ट वाइज और MgHCl3 का वोल्ट वाइज, यानी क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, ये लवण मिले होते हैं। तो ये आपका पॉइंट है। तो आप इनके मतलब आना चाहिए कि ये जल की कठोरता का कारण है। मैदानी व चट्टानी भागों से बहाव के कारण जल में ये लवण एकत्रित होकर के घुलित अवस्था में आ जाते हैं। कठोर जल फार्मूल विलयन के साथ ये आपको बता दिया हूं। यदि आप यूज करते होंगे नहाने के लिए, बातें करने के लिए, जिनमें से आपका जो बाल होगा यदि कठोर जब है तो निश्चित रूप से बाल आपका सही एकदम मुलायम नहीं होता है, एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, ज्वाइंट रहते हैं। तो आप इनका कारण आप स्वयं जानते होंगे, मैं आपको कारण बता दिया, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण अथवा कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट या कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ठीक, ये आपका जल की कठोरता का कारण होगा। अब आगे चलते हैं। जल, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनाता, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनाता, कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाता। यानी कहा जाए कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनाता है, तो वास्तव में साबुन उच्चतर वर्षीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जो हमारा साबुन होता है वह उच्चतर वर्षीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं जो जल में मिले होते हैं। साबुन उच्चतर वर्षीय अम्लों के क्या है, साबुन उच्चतर वर्षीय अम्लों के क्या होते हैं, साबुन उच्चतर वर्षीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम या पोटेशियम, साबुन उच्चतर वर्षीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन उच्चतर वर्षीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब कैसा सोडियम या पोटेशियम लवण होगा बच्चों, तो उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको साबुन का सूत्र बताने वाला हूं, याद रखिए RCOONA। क्या होगा सूत्र, देखिए RCOONA। अब इसमें R के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, C17 H35 COONA। इसका अगर हम दोनों को अलग कर देते हैं तो क्या हो जाता है आपका C17 H35 COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ए क्या है, स्टीयरेट आयन, स्टीयरेट आयन। और ये क्या नाम हो जाएगा, सोडियम आयन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम
स्टीयरेट मतलब साबुन। साबुन का सूत्र है ये बच्चों, याद रखिएगा C17H35 C यानी C17H35 C सोडियम स्टीयरेट ये इसका रासायनिक नाम होता है, लेकिन अगर इनके सूत्र की बात करते हैं तो C17H35 होता है। यदि दोनों आपस में डिफ्यूज होते हैं तो आपका स्टीयरेट आयन अलग हो जाता है, सोडियम आयन अलग हो जाता है। क्या बताया इन्होंने, C17H35 यानी आपका स्टीयरेट हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि हम C15H31 नेगेटिव की बात करें तो पामीटेट कहते हैं। ठीक है, तीनों सूत्र में आपके सामने दिख रहा होगा, देखिएगा। और कौन से फार्मूला है इसमें, C15H31 नेगेटिव, C15H31 नेगेटिव। एक और है आपका C17H35 नेगेटिव, C17H33 नेगेटिव। यदि हम इसकी बात करते हैं C15H31 यानी इसको क्या बोलते हैं, पामीटेट। ठीक, ये आपका क्या हुआ, पामीटेट हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, पामीटेट के बाद क्या होगा, स्टीयरेट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ओलिएट। पामीटेट, एसीटेट या स्टीयरेट और ओलिएट। ठीक है, सोडियम लगा देंगे तो सोडियम पामीटेट, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम ओलिएट। ठीक है, के लगा देंगे पोटेशियम ओलिएट, पोटेशियम स्टीयरेट, पोटेशियम पामीटेट। इस प्रकार का ये फार्मूला आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब साबुन को कठोर जल में मिलाते हैं तब उसमें उपस्थित कठोरता के कारण Ca2+2 मैग्नीशियम 2+2 द्वारा Na+2 का विस्थापन होने से अम्ल का कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण के रूप में अवशोषण हो जाता है। यदि हम RC यानी और Ca2+2 से क्या कराते हैं, इसकी RC यानी और Ca2+ की क्रिया कराते हैं। तो निश्चित रूप से इसका 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और ये आपस में क्रिया हो जाएगी तो क्या बनेगा बच्चों, यह इसमें क्या हो जाएगा, देखने की कोशिश कीजिए। हो जाएगा आपका RC2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC2 Ca और आपका यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब आपका यानी यहाँ पे अलग हो जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, तो यानी पॉजिटिव बन जाएगा और कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। क्या नाम है, कैल्शियम एसीटेट। इसका पर जो आपका नाम होगा उसके एड्रेस को चेक किया जाएगा। ठीक है, यदि हम इसी प्रकार से RC2 Mg की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे Na ही रहेगा, Na का विस्थापन होगा और यहाँ पे Mg2+ क्रिया हो जाएगी, बन जाएगा आपका RC2 का होल ट्वाइस Mg+2 Na+2। ठीक है, Ca लगा है तो कैल्शियम और Mg लगा है तो मैग्नीशियम। अब उसके आगे R के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, R इक्वल ये लिखा हुआ है, R इक्वल पामीटेट। R का मतलब ही होता है स्टीयरेट और R का मतलब ही होता है ओलिएट।
यानी यदि हम R के स्थान पर क्या कर देंगे, इन सभी को लिख देंगे तो बन जाएगा R का मतलब RCOO यानी दोनों। ठीक है, इन दोनों के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। बन जाएगा बच्चों। तो आपसे सूत्र क्या होगा, जब आपसे पूछूंगा तो आपको सूत्र बताइए, सोडियम स्टीयरेट का सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम स्टीयरेट में क्या होगा, C17H35 फीट वालों, और यहां पे आपका क्या नाम बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या लिखूं, यहां पे लिखा हो देखिए C17H35 फीट वालों यानी, तो ये आपका सोडियम स्टीयरेट हो गया। इसी तरह के क्या हो जाएगा, C15H31COO यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम पार्मेट। और C17H35 नहीं 33 है 33 COO Na, तो नाम हो जाएगा इसका सोडियम ओलिएट। क्या होगा, सोडियम ओलिएट। बच्चों इन सभी तीनों को आप सूत्र याद कीजिए, क्या है नाम बताइए तीनों को, कमेंट कीजिए। C15H31 C सोडियम पार्मेट, C17H35 यानी सोडियम क्या होगा, सोडियम स्टीयरेट। इसके बाद यदि मान लीजिए C17H33 लिखा हुआ है तो क्या नाम होगा, सोडियम ओलिएट। अभी का नाम लिख लीजिए बच्चों, सोडियम पार्मेट, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम ओलिएट। ये तीनों फार्मूले हो गए। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़िए। पार्मेट सब ये लिखे हुए हैं, ये इनका मतलब होता है R के स्थान पर R इक्वल में आपको इसके पहले लिखा था पार्मेट, स्टीयरेट, ओलिएट। इसका मतलब क्या होता है, तो ये तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, R के बराबर हो जाएंगे। आप यहाँ पे R बराबर लिख सकते हैं, R के स्थान पर लिख सकते हैं, R के स्थान पर बाकी आप यहाँ लिख देंगे तो उनका नाम क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और ये आपकी ये सिंपल रिएक्शन होगी। जल की कठोरता के प्रकार चलते हैं, प्रकार पढ़ते हैं। बन जाएगा बच्चों, ये आपकी जो केमिकल रिएक्शन है तो बन जाना चाहिए। तो अब आज से आपको किसका सूत्र याद हो गया बच्चों, साबुन का सूत्र याद हो गया। ठीक है, लेकिन यदि आप वाशिंग सोडा की बात करेंगे तो वाशिंग सोडा का सूत्र अलग होगा। Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, Na2CO3 इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट या वाशिंग सोडा का कार्बोनेट। जल की कठोरता का, जल की कठोरता के प्रकार। तो जल की कठोरता के प्रकार बच्चों, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इनके प्रकार क्या होते हैं, इसमें दो प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ वाटर हार्डनेस, जल की कठोरता के प्रकार। जल की कठोरता के प्रकार में क्या होगा, अस्थायी कठोरता, पहला पॉइंट होगा अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता में क्या होगा बच्चों, यह जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल को उबालकर यह कठोरता दूर की जा सकती है, इसलिए इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं।
टेम्परेरी हार्डनेस मतलब होता है बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण ये उपस्थित होता है। अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, ठीक है। अस्थायी किसी तो क्या कर सकते हैं, ये कठोरता किस कारण से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, किसके किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। यदि इसको हम गर्म करते हैं और निश्चित रूप से उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बन अलग हो जाएंगे तो आपका ये क्या होगा, यह अस्थायी कठोरता कहलाती है। ठीक है, समझ जाइएगा। यह जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल को उबालकर कठोरता दूर की जा सकती है, यानी सिर्फ इसे क्या कर सकते हैं हम, उबाल करके। यदि हम पानी को उबालते हैं तो एक निश्चित रूप से एक कहा जाता है, यदि आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर आपको यदि ये सलाह दी जाती है कि आप यदि पानी का सेवन करें या पानी का यूज करें तो आप क्या करें, थोड़ा उसे गर्म करें। गर्म करने से क्या होगा, उसमें जो बैक्टीरिया होती है वो नष्ट हो जाती है और पानी आपका प्योर हो जाता है। इस कारण से उसको पानी पीना चाहिए। इसी कारण से बोला जाता है, आप देखने के लिए नहीं है कि सुंदरता करने के लिए बहुत अच्छा पानी है उसको गर्म कर दो, तो है ना, सेहत के लिए कुछ उसमें कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यदि अस्थायी कठोरता होगी थोड़ा बहुत तो हम उसे उबाल करके क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता का मतलब होगा परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट से क्या होगा, एक बार यदि हो गया तो क्या होगा, पहले आप लिखेंगे दूसरा पार्ट स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता का मतलब क्या हो जाएगा, परमानेंटली हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस। यह जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेटों की उपस्थिति के कारण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइडों व सल्फेटों, अभी इन्होंने बाइकार्बोनेट की बात हो गई थी, क्या बताया था ये, बाइकार्बोनेट। इन्होंने क्या कहा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइडों और सल्फेटों, मैग्नीशियम के क्लोराइडों सल्फेटों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइडों और सल्फेटों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा, सल्फेटों जैसे चाहे सल्फाइड हो तो उसकी आधार पर कहा जाए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेटों की उपस्थिति के कारण होता है। जल को सामान्यतः उबाल कर इसे दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए यह स्थायी कठोरता है। यदि आप चाहें उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मिले हुए हैं और आप उसे उबालने की कोशिश कीजिए तो निश्चित रूप से क्या होगा, उबालने से इसकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। और यदि उबालने से इसकी कठोरता नहीं जाती है तो वह कौन सी कठोरता हो जाएगी बच्चों, स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है बच्चों, जल की कठोरता दूर करना या कठोर जल का मृदुकरण करना। जल की कठोरता दूर करना है, यानी जल की कठोरता को क्या करेंगे, दूर करेंगे, या कठोर जल का मृदुकरण करना। रिमूवल ऑफ वाटर हार्डनेस और सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर हार्ड वाटर।
तो ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं कि जल की कठोरता दूर करना। कैसे जल की कठोरता दूर करेंगे, तो उसका भी कारण होता है बच्चों, उसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। और आज आपका ये आपका हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जल की कठोरता दूर करना कैसे करेंगे, बहुत सारा मैंने आपको कारण बताया। जल की कठोरता दूर करना, ठीक है। जल की कठोरता कैसे दूर करेंगे, तो एक तो पॉइंट आपको बताया, क्या बताया आपको, अस्थायी कठोरता दूर करना। ये तो आप पढ़ चुके हैं, अस्थायी कठोरता दूर करना। पहला इसमें है अस्थायी कठोरता दूर करना। अस्थायी कठोरता दूर यदि की जाती है तो निश्चित रूप से आपको पता है कि जब आप उबाल देंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, वह कठोर जल क्या होगा, जल में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें अस्थायी कठोरता में पहला ही पॉइंट होता है, आपने पढ़ चुका है, उबाल। उबाल कर का मतलब हुआ, यदि आप पानी को उबालते हैं तो निश्चित रूप से या तो उसमें कैल्शियम के लवण मिले होते हैं या सल्फेट मिले होते हैं। तो क्या कर सकते हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। कठोर जल को उबालने पर उसमें उपस्थित घुलित बाइकार्बोनेट का परिवर्तन अम्लीय कार्बोनेट में हो जाता है। CO2 गैस मुक्त होती है। अम्लीय कणों को छानकर पृथक कर दिया जाता है। मान के चलिए यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को लेते हैं और यदि इनको उबालते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3, गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट तो सही है, लेकिन कैल्शियम बाई की बात करूंगा CaH लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों, CaHCO3। और अगर इस प्रकार से अगर रेखा आ जाती है तो फिर आपका ये क्या होगा, कोल्ड। इसी प्रकार से MgHCO3, MgHCO3 का मतलब हो जाएगा तो अब इसे क्या करेंगे, उबालेंगे, हीट करेंगे। उबाल कर जैसे ही उबालेंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ अलग अलग पदार्थ बन जाएंगे, यानी आपका वाटर मॉलिक्यूल कुछ का खत्म हो जाएगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलेगी और कुछ मात्रा में कार्बन बच जाएगा। जैसे यदि हम इनको उबालते हैं तो CaCO3 बच जाएगा, कुछ मात्रा में पानी भी नुकसान हो जाएगा यानी जल जाएगा, H2O हो जाएगा, कुछ मात्रा में जब H2O हो गया तो CO2 भी मात्रा में कुछ गैस भी निकली होगी ना। तो देखिए आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट को मैंने हीट किया, उबाला, तो जैसे ही बॉइलिंग करना शुरू कर देता है, बॉइलिंग यानी उबलना शुरू हो जाता है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। H2O यानी कुछ मात्रा में पानी नष्ट हो गया और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल गई। ये आपकी कंडीशन है। चलिए आप लोग इसको स्टार्ट करिए। यदि हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया है बच्चों, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें और समझें। ये क्या है, ये अक्षय प्राप्त हो रहे हैं, किसके अक्षय प्राप्त हो रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अक्षय प्राप्त हो रहे हैं। तब तो बन जाएगा बच्चों, बहुत अच्छा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट होता है आपका बुझा चूना मिला करके। बुझा चूना का सूत्र क्या होगा बच्चों, बुझा चूना का सूत्र हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन्होंने कह रहे हैं कि कठोर जल में बुझे चूने की परिकलित मात्रा मिलाने पर उपस्थित बाइकार्बोनेट का परिकलन अगले कार्बोनेट में होता है, इसे छान करके पृथक कर लिया जाता है। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूने का सूत्र होगा CaOH का होल है। यदि हम कैल्शियम और मैग्नीशियम में बुझा हुआ चूना डाल देते हैं तब भी कुछ मात्रा में ये परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या होगा देखिए, CaHCO3, दूसरा पार्ट क्या होगा, बुझा हुआ चूना मिलाकर
बुझा चूना मिला था। बुझा चूना मिला था कैसे? बुझा चूना सूत्र क्या होगा? CaOH तो BCaHCO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। और ये बुझा हुआ चूना मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए एक तो कार्बोनेट बनेगा निश्चित रूप से, दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको आप अलग करने की कोशिश कीजिए, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मानिए C लिखा है और HCO3 यहाँ पे लिखा है, HCO3 यहाँ पे लिखा हुआ है, Ca लिखा है, OH यहाँ लिखा है, OH यहाँ लिखा है। अब आप समझने की कोशिश करिए कैसे। देखिए क्या होगा, एक तो CaCO3 ये बन जाएगा, एक तो आपका CaCO3 ये बन जाएगा, यानी CaCO3 CaCO3 ये बन गया। अब क्या बचा? OH यहाँ भी है दो और H यहाँ भी है दो। एक काम करिए आप, एक H इसको दे दीजिए पानी बनाने का और ये H इसको दे दीजिए पानी बनाने का। क्या बन गया? बना क्या है आपका? CaCO3 2CaCO3 प्लस H2O। कितना आया समझ में? यानी हमने इसको तोड़ दिया, अलग कर दिया, CaCH3 CaHCO3 CaOH CaOH हो गए। अब क्या करना है? OH को मैंने दे दिया किसको? H वालों को। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यदि आपको समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, CaHCO3 HCO3 और CaOH। आप यहाँ से H निकाल लीजिए और यहाँ से OH निकाल लीजिए, ये हो गया। यहाँ से आप H निकाल लीजिए, यहाँ से OH निकालने की कोशिश करिए, ये हो गया। अब देखिए HOH मिलकर क्या बना देगा? पानी। बचा क्या है? CaCO3 एक दूसरे से जोड़ दीजिए तो बन जाएगा आपका CaCO3 तो लगा दीजिए ना, CaCO3 क्या होगा? CaCO3 कितने पानी है? टू पानी और टू आपका CaCO3। ये आपकी रासायनिक क्रिया हुई और आप अच्छे को समझ गए होंगे बच्चों। किसी भी कंडीशन में आप समझें, आपको समझना चाहिए। जब तक आपके समझ नहीं आएगा तो निश्चित रूप से आप इसे नहीं कर सकते हैं। तो इसकी एक चीज है कि एक वर्ड को समझना पड़ता है, एक रासायनिक क्रिया को समझना पड़ता है बच्चों। ये आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम हुआ। इसी प्रकार से देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट में हम क्या डालते हैं? चूने का पानी। चूना मिलाने से भर हुआ चूना, तो देखिए उसमें क्या कंडीशन होती है बच्चों? ये भी उसी प्रकार से होगा। अंतर है सिर्फ समझना, तो कैसे समझाएगा? अब तो आपके समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए MgHCO3 अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे रोड पर करना पड़ेगा, परेशान न होइएगा, कंप्लीट करना आपको आसान है और आता भी है। और यहाँ पे क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। अब आप देखिए क्या होगा, इसको हम अलग अलग लिख देते हैं। जैसे Mg लिखा था तो आपका हो जाएगा HCO3। इसी के साथ Ca लिखेंगे, OH यहाँ पे OH ये H ले लेगा, यहाँ पे OH ये H ले लेगा, बचा क्या? MgCO3 CaCO3। क्या निकल के आ जाएगा? एक बनेगा MgCO3, एक बनेगा CaCO3, एक बनेगा 2H2। ये क्या है? ये आपका होगा कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी नहीं मैग्नीशियम।
बन जाएगा। ये तो समझ में आ गया आसानी से। मैं आपको तोड़ तोड़ करके समझा रहा हूँ, इनका भी नॉलेज लीजिए, मैं एक्सप्लेन करा दूंगा। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका है पूरा चूना मिला करके आपने क्या किया, जल की कठोरता को दूर कर दिया। और यानी कि ये कंप्लीट होता है बच्चों। आप जाकर इसे घर में अच्छे से पढ़ें, समझें, और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें कमेंट कीजिए, आपको हम यहाँ से जानकारी देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।